क्या ये प्रदर्शन अमेरिका करवा रहा है? कि अमेरिका इतना ताकतवर नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों को ज़मीन पे ले आए, सड़क पे ले आए। इस समय जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनको दबाने का काम कौन कर रहा है? IRGC भी कर रही है, आर्मी भी कर रही है, पुलिस भी कर रही है, और एक ख़ास फोर्स है बसीज करके, जो मिलिशिया है यूथ की। रियाल और डॉलर के बीच का ये जो संबंध है ये क्या है? ईरान इम्पोर्ट डिपेंडेंट है काफ़ी हद तक। ऐसी इकोनॉमी के लिए फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। कितना करप्टेड है ईरान और करप्शन वहाँ पर कैसे आया? पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। सरकार में भी करप्शन है, सबसे ज़्यादा करप्शन जैसे बताया IRGC के टॉप रैंक्स में है, ईरानियन रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप रैंक्स में है। हमें क्यों नज़र आता है कि ईरान मसीहा बनना चाहता है इस्लामिक देशों का? एक तरह से आइडियोलॉजिकल मजबूरी भी थी और एक सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी भी थी। और क्या खamenei की जो सत्ता है उस पर किस तरीके की आंच आ सकती है? टाइम सेट हो गया है उनके जाने का, शुरू हो गया है। अब वो कब ख़त्म होगा एग्जैक्टली पता नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत साल रह गए हैं इस रेजिम के पास। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। जिस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम जी रहे हैं उसमें दुनिया के किसी भी कोने में अगर कुछ भी होता है तो वो हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। फिलहाल हम देख सकते हैं कि ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक बार फिर से ईरान में कई सारे प्रदर्शनों की हमें सीरीज़ देखने को मिलती है, जिसमें से हालिया प्रदर्शन अभी जो हो रहे हैं वो महंगाई को लेकर के हो रहे हैं। ख़ास तौर से लोग सड़कों पर हैं, कई प्रोटेस्टर्स को मारा भी जा चुका है। क्यों आखिर ये प्रदर्शन हो रहे हैं? ईरान में अक्सर ऐसे प्रदर्शन क्यों होते रहते हैं? क्या है वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो, क्या इकोनॉमिक सिनेरियो है? इन सबको समझने के लिए हमारे साथ हमें समझाने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर मोहसिन रज़ा खान, जो कि ग्लोबल जिंदल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं। आपने उनको पहले भी इस शो में देखा है। हम उनसे इसकी बारीकी को समझने की कोशिश करेंगे और साथ के साथ अगर आपको IR में बहुत दिलचस्पी है तो सर का अभी नया चैनल बना है जिसका नाम है प्रोफ के शो। आप वहाँ पर जाकर के भी IR के जो नए टॉपिक्स हैं, जो भी कुछ हो रहा है, उनको समझ सकते हैं आसान भाषा में, जैसे सर समझाते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। और 2026 हलचल लेकर के आया है कई सारे देशों के लिए। हम देख रहे हैं वेनेजुएला में, सीरिया में, अभी यूक्रेन वाला तो चल ही रहा है, फ़िलिस्तीन इजराइल की जो चीज़ें थी वो चली रही हैं, और अब हम देख रहे हैं कि ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं एक बार फिर। सबसे पहले तो अभी हालिया प्रदर्शन किस वजह से हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, इनकी क्या ग्रेविटी है, ये सबसे पहले तो बताइए। इश्क और जंग जब आते हैं तो सब हिला के आते हैं। तो प्रोटेस्ट तो ईरान में आप देखते हैं कि हर कुछ सालों में होते ही हैं। उनकी वजह क्या है? पहली तो ये वजह है कि भाई वहाँ की सरकार जो है वो डेमोक्रेटिक है नहीं, कुछ हद तक आप ये कहें कि अथॉरिटेरियन ही है। दूसरी बात ये है कि वहाँ की माली हालात ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है बिल्कुल भी ईरान की। ये समझिए कि इतनी करेंसी डिप्रिशिएट हो चुकी है इतने कुछ सालों से, उसके बावजूद पिछले एक साल में फिर आधी हो गई वो करेंसी। यानी कि एक एवरेज सैलरी ईरानियन की इस वक्त महीने की $100 है, यानी कि 9,000 रुपये एवरेज सैलरी, जो इससे कई गुना ज़्यादा होती थी। यानी कि कुछ एस्टिमेट्स तो ये हैं कि वो इससे 5 से 10 गुना ज़्यादा होती थी। तो मतलब इतनी कम हो गई है एक एवरेज ईरानियन की सैलरी। ईरान एक मिडिल इनकम कंट्री था और अब एक समझिए लो इनकम की कतार पे, यानी कि $1,200 की पर कैपिटा इनकम हो गई, आप समझिए, मतलब हिंदुस्तान से भी कम हो गई। तो हिंदुस्तान की 2,800 है। तो इस सूरत हाल में आपको हर चीज़ की कमी हो जाएगी आपको। पर ये जो ख़ास प्रोटेस्ट है ये बाज़ार से शुरू है। यानी कि जिसे वो कहते हैं अपनी मंडी, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की अदला बदली होती थी, जहाँ पे होलसेल मार्केट थी। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप ये स्टील आज बेचें या नहीं, क्योंकि उस स्टील के एवज में जो आपको पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू कल तक ही घट जाएगी या अगले हफ्ते तक घट जाएगी। और ये खेल क्यों हुआ? रियाल और डॉलर के बीच का ये जो संबंध है ये क्या है? देखिए क्या है कि ईरान के ज़्यादातर जो नेशनल बजट है एक बड़ा हिस्सा उसका तेल के बेचने से आता है।
ईरान इंपोर्ट डिपेंडेंट है काफ़ी हद तक, और जो तेल एक्सपोर्ट करके जो पैसा आता है उससे वो अपनी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसी इकॉनमी के लिए फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। और अमेरिका ने, ख़ासतौर से ट्रंप ने कुछ अपनी तरफ से और कुछ इज़राइल के प्रेशर में, और इज़राइल लॉबी जो अमेरिका में है, ज़ायोनिस्ट लॉबी, उसके प्रेशर में आके सारे डील्स कैंसिल कर दिए जो साइन हुए थे, मुआहदे ईरान को एक्सपोर्ट जो करने दे रहे थे तेल। जैसे JCPOA एग्रीमेंट जो था, जो ईरान और अमेरिका और बाकी पावर्स के बीच में था, यानी कि यूरोपियंस और चाइनीज़ और सबके, रशियंस, उसमें 2017 में ट्रंप उससे हट गए पीछे। तो 2018 तक पूरा एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, और तब से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। ईरान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो जब आपके कंट्री में डॉलर ही नहीं आएगा तो आप इंपोर्ट कैसे करोगे? तो हर चीज़ की कीमत बढ़ने लगेगी, जो इंपोर्टेड चीज़ें हैं उससे आपकी करेंसी गिरने लगी, उससे आपका इन्फ्लेशन शुरू हो गया हर चीज़ की। क्योंकि जब ये होता है तो सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स की नहीं कीमत ऊपर जाती, बल्कि सारी चीज़ों की कीमतें ऊपर चली जाती हैं एक बार आपकी करेंसी गिरना शुरू होती है। तो स्लोली जो एक थियोक्रेटिक रजीम थी, मुल्लों की रजीम थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री की रजीम बनती जा रही है, बल्कि बन गई है। और तो उनके हाथ में भी इकॉनमी का काफ़ी हिस्सा है, बल्कि उनको एक तरह से फ़ायदा होता है कि ये सैंक्शंस लगे हुए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कमाते हैं प्रॉफिट उसमें, उस केस में। तो ये देखिए कि एक हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट का कमाता है, और दूसरा मलाई खा रहा है, और दूसरा गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को भी गिरा रहा है, अंडरमाइन कर रहा है। पी साईनाथ साहब की किताब है एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्रॉट, तो उसका भी जिस्ट यही निकलता है कि हर आपदा से एक वर्ग है जो मुनाफा कमाता है। तो आप शायद उसी वर्ग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कर रहा है ये प्रोटेस्ट? और ईरान में जो हम दूर से देखते हैं तो हमको जिस तरीके की रिजीम समझ में आती है, वहाँ प्रदर्शन करना बहुत आसान तो नज़र नहीं आता। बहरहाल प्रदर्शन करना कहीं भी आसान नहीं है, आपके लिए घातक भी हो सकता है। तो कौन कर रहा है प्रदर्शन? और इसी से लिंक्ड सवाल कि क्या ये प्रदर्शन अमेरिका करवा रहा है ताकि ईरान अनस्टेबल हो सके? नहीं, इतना जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, और जो हमारे यहाँ भी बांग्लादेश के मुताल्लिक़ और बाकी के मुताल्लिक़, कि अमेरिका इतना ताकतवर नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों को ज़मीन पे ले आए, सड़क पे ले आए। अमेरिका ताकतवर तो है सर। ताकतवर है, अमेरिका ताकतवर है तोड़ने में, जोड़ने में नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि अफ़गानिस्तान को तोड़ सकता है, इराक़ को तोड़ सकता है, बड़ी बात है, ईरान को तोड़ सकता है, वेनेजुएला को तोड़ सकता है, जोड़ नहीं सकता। जो आपको दिखा, ना वियतनाम को जोड़ पाया, ना अफ़गानिस्तान, ना इराक़, ना अभी वेनेजुएला पे क्वेश्चन खुला है, इसीलिए तोड़ा नहीं ज़्यादा, क्योंकि उनको पता है कि जोड़ना पड़ेगा, इसलिए वेनेजुएला को पूरी तरह से तोड़ा नहीं। तो ईरान को तोड़ तो सकता है, पर ये नहीं कि लाखों करोड़ों लोगों को सड़क पर ले आए और प्रोटेस्ट करा दे। जब ये पहले तख्ता पलट भी करते थे तो CIA के थ्रू, कुछ एलिट्स के थ्रू करते थे, या इस तरह से करते थे कि हाँ, आप इस तरह से कह सकते हैं कि सैंक्शंस की वजह से लोग परेशान हैं तो सड़क पे आ गए। तो इस तरह से, उस तरह से आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली, कि सालों में जाके उन सैंक्शंस का असर होता है तो लोग सड़क पे आते हैं, तो फिर तख्ता पलट होता है। पर अगर आप शुरुआत देखें तो जैसे 2008-9 के जो प्रोटेस्ट थे ईरान में, उससे अमेरिका कोई मतलब नहीं था, और वो सैंक्शंस की वजह से भी नहीं हो रहे थे। वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि जो इलेक्शंस हैं वो चोरी कर लिए गए हैं। जो उनके कैंडिडेट थे, रिफॉर्म कैंडिडेट, उनको वोट रिगिंग से सरकार, जो अल्टीमेट सरकार है, यानी खमेनी की जो ऑफिसर, सुप्रीम लीडर, जिसे विलायत फ़क़ीह कहते हैं, यानी हम विलायत कहते हैं बाहर को, विदेश को, पर विलायत ऑफिस को भी कहते हैं फ़ारसी में, जो ऑफिस। तो विलायत फ़क़ीह यानी जो फ़िक़्ह देता हो, जो लॉ देता हो, उसका जो ऑफिस है वो अल्टीमेट ऑफिस माना जाता है, सुप्रीम जस्टिस या सुप्रीम लीडर, जो खमेनी है, इसीलिए उसको थियोक्रेटिक स्टेट माना जाता है। तो डबल लेवल की सरकार है वहाँ पे, एक तो विलायती फ़क़ीह हो गया, खमेनी हो गया, और फिर एक सरकार होती है जो एक लिमिटेड इलेक्शंस में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के थ्रू बनता है प्राइम मिनिस्टर। अच्छा जी, तो इस वक्त चुनाव होते हैं, लोग चुनाव में वोट करते हैं, पर उससे पहले जो खड़ा हो सकता है उसको वेट किया जाता है, उसको सेलेक्ट किया जाता है, अलाउ किया जाता है, उसका प्रोग्राम और उसकी कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी देख के। मतलब पहले से तय है, मतलब 4-5 होंगे जो, या 2-3 होंगे जो
विलायत फ़क़ीह ने, जो सुप्रीम लीडर ने अलाउ किए होंगे, और एक सुप्रीम काउंसिल है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, वो भी करता है, उनको सेलेक्ट अलाउ करता है, और फिर इलेक्शन होता है। तो वो एक दायरे के अंदर और कुछ महदूद चीज़ों के लिए, जैसे कि इकोनॉमी और गवर्नमेंट और कुछ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जैसी चीज़ें देखता है, पर वो बड़ी चीज़ों पे फैसला नहीं ले सकता। यानी कि सिक्योरिटी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, या सैंक्शंस, या ये सब न्यूक्लियर पॉलिसी, इस पर नहीं उसका कोई कंट्रोल होता। इसीलिए पेजेश्कियान ने कहा, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, कि मैं कुछ कर नहीं सकता। उन्होंने तो खुलेआम पहली बार ये कहा है प्रोटेस्टर्स के सामने कि असल में अपने ऊपर से भी ब्लेम हटाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इसके। और उनके कुछ एडवाइजर्स ने उनको ये भी एडवाइस किया कि आप खुलेआम कह दीजिए कि ये तो 2 लेवल की सरकार है, मेरे हाथ में पावर ही नहीं है। पर उन्होंने अभी तक वो तो नहीं कहा, पर लोग समझ गए। तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में इतना कुछ है नहीं, वो अल्टीमेट डिसीजंस वहीं होते हैं टॉप पे। तो जो पहले जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए वो अमेरिका ने नहीं करवाए, वो तो लोगों को लगा कि इलेक्शन चोरी हो गए, फ्रीडम के लिए हुए। तो ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या इन्हें जेंजी प्रोटेस्ट कहा जा सकता है? इसको तो जेंसी भी कह सकते हैं आप, इस वाले प्रोटेस्ट को। पर इसमें शुरुआत इस बार जो हुई है इस महीने, वो बाज़ार से हुई है, क्योंकि उनको लगा, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई व्यापार नहीं कर पा रहे, वो उनकी समझ में नहीं आ रहा कैश लें नहीं लें, इतना हाइपर इन्फ्लेशन हो चुका है। तो जेंजी, पर आप ये क्या कहेंगे, क्योंकि 2008-9 में भी जो प्रोटेस्ट थे वो यूथ नहीं लीड किए, तो वो तो जेंजी नहीं थे, जेंजी से पहले के थे। तो आप उनको क्या कहेंगे फिर? मिलेनियल्स कहेंगे, क्या कहेंगे आप उनको? और फिर बीच में एक और कई दफ़ा हुए, मतलब 2017 में, 2015 में, 2022 में, जो लेटेस्ट 2022 में हुए थे, वो औरतों ने लीड किए पहली बार शायद। महसा अमीनी के केस में, कि जो औरतों ने जो रिस्ट्रिक्शंस थे, अब वो हट गए रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हद तक, उस पर हम बात करेंगे, काफ़ी हद तक हट गए। तो वो आप क्या कहेंगे? वो तो फिर औरतों ने लीड किया। बल्कि दुनिया में मैं तो ज़्यादा केसेस नहीं जानता ऐसे, मुझे तो बस यही एक्चुअली केस पता है जिसमें औरतों ने लीड किया है रेवोल्यूशन एक तरह से। मतलब मर्द भी आए और मर्दों को भी गोली लगी, पर औरतों ने शुरुआत की उस इलेक्शन। पहले से कुछ लोग कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन भी औरतों ने लीड की थी। एक थ्योरी ये है कि जो फिश सेलिंग औरतें थीं, फिश मॉन्गर्स, वो औरतें बेचा करती थी फिश पेरिस के स्ट्रीट्स पे उस वक्त 1789 में, और उन्होंने लीड की वो रेवोल्यूशन भी। तो ऐसा नहीं है कि औरतें नहीं लीड करती, औरतें भी रेवोल्यूशनरी फोर्स हो सकती हैं। तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तुम इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। कैफी? तुम इस आंचल से नहीं, ये तो मजाज का शेर है। तो ये अपने आप में, जब 2022 का महसा अमीनी वाला जो प्रदर्शन हुआ था, उसने तो पूरे दुनिया में कई इस तरीके के सवाल खड़े कर दिए थे कि ईरान जैसे देश में अगर महिलाएं आकर के सड़क पे अपने हक के लिए लड़ सकती हैं, तो उसने तो बहुत बड़ी डिबेट खैर खड़ी की थी। क्या हम इसको समझ सकते हैं कि ईरान इस हालत तक कैसे पहुंचा, कि उसकी इकॉनमी कहाँ से इस हालत तक पहुंची? क्या कारण थे कि हम देखते हैं कि आज के टाइम पे, क्या हम इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं क्या कि मान लीजिए मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, मैं सोया, सुबह उठा तो पता चला कि 50,000 हो गए उसकी वैल्यू, है ना? ये तो कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे ख्याल से। तो ये इकॉनमी यहाँ तक कैसे पहुंची और क्या रीज़न थे, और उस टाइमलाइन को अगर आप थोड़ा सा समझा पाएँ। जो आपने ऐसे ख्वाबों की बात कही है, वो असलियत में मुझे कुछ काफ्का के नाइटमेयर्स की तरह लगती है। जो उन्होंने काफ्का को पढ़ा है, जिन लोगों ने, उनको पता है कि क्या होता है इस तरह के मेटामॉर्फोसिस। और कहानियों में यही होता है कि सुबह उठता है आदमी तो कुछ और कॉकरोच बना हुआ है। पर कॉकरोच से भी बराबर या ज़्यादा डर लोगों को ये लगता है कि दिवालिया निकल गया। आपको तो ये पता है कि 1929 में भी जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था यूएस में, तो मुश्किल था नीचे फुटपाथ पे चलना, क्योंकि ऊपर से लोग जो छलांगे मार रहे थे खुदकुशी के लिए, वो अक्सर नीचे गिरने वाले को भी मार डालते थे जब वो ऊपर से गिरते थे एम्पायर स्टेट और उन बिल्डिंगों से। तो इट हैड बिकम डेंजरस टू वॉक ऑन द फुटपाथ्स ऑफ न्यूयॉर्क। तो लोगों का दिवालिया जब निकल जाता है तो एक तरह से ज़िंदगी की उम्मीद निकल जाती है। और एक ये कहना भी है कि हिटलर का आना जर्मनी में, एक थ्योरी ये भी है सोशल साइंटिस्ट में कि वो शायद इसलिए पॉसिबल हो पाया कि जर्मनी का जो हाइपर इन्फ्लेशन हुआ 1920s में, जो उनको रेपरेशंस पे करने पड़े, मुआवजा जो देना पड़ा वर्साई के बाद, उसमें जर्मनी का दिवालिया निकल गया और मिडिल क्लास की सारी सेविंग ज़ीरो हो गई, क्योंकि जो भी बैंक में पैसा था वो टॉयलेट पेपर बन गया। तो उसका जो गुस्सा था वो हल्के हल्के निकला सरकार के खिलाफ, इसीलिए वाइमार रिपब्लिक जो डेमोक्रेटिक थी वो कोलैप्स हो गई। एक थ्योरी ये भी है।
तो लोगों को, जैसे मैकियावेली कहता है कि अपने बाप के मरना वो माफ़ कर सकते हैं, पर अपना दिवालिया निकलना माफ़ नहीं कर पाते। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, खाने पीने के लाले हो जाएं तो और बड़ी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से ये प्रोटेस्ट तो इस वजह से हो रही हैं, पर लोग आजिज़ भी थे सरकार से, नाउमीदी थी, और ऐसा लगता था कि हर चीज़ में एक तरह का बदलाव नहीं है, कोई एक तरह का स्ट्रेट जैकेट है, बेड़ियां पहना रखी हैं। तो एक जहनी आज़ादी चाहिए इंसान को, एक माली चाहिए। 1979 में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, क्या उससे पहले ईरान की हालत ठीक थी इकोनॉमी के स्तर पे? अगर होती तो 79 का रेवोल्यूशन नहीं होता। लोग उस वक्त भी आजिज़ थे, क्योंकि उनको एक अथॉरिटेरियन लीडर बेसिकली, जो अपने आप को बादशाह कहता था, वो कंट्रोल में था, और एक तरह से अमेरिका ने उसको इंस्टॉल करवाया था, अमेरिका और इंग्लैंड ने मिलके। क्योंकि मुसद्दिक़ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको गिराया, क्योंकि मुसद्दिक़ ने ऑयल को नेशनलाइज कर दिया था, ऑयल कंपनी को। और अमेरिका को ये लगने लगा कि कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पाथ ले सकता है ईरान। और उस वक्त भी यही प्रॉब्लम थी कि एक नई जनरेशन पढ़ी लिखी थी, जिसको इकोनॉमिक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रही थी। तो सिचुएशन परफेक्ट तो नहीं थी, और फिर जो सिचुएशन बेहतर हो गई, कुछ माली हालात एक तरह से बेहतर हो, क्योंकि ईरान की रेवोल्यूशन सिर्फ इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं थी शियाओं की, वो एक तरह से सोशलिस्ट भी थी। बहुत पैसा खर्च हुआ, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, गांव-गांव में, स्लम्स में, शहरों में फैलाया गया। इसीलिए ह्यूमन कैपिटल ईरान का इतना इंक्रीज हो गया। ईरान की ऑयल वेल्थ एलीट के पास थी, उसके बाद से ईरान की ऑयल वेल्थ नीचे तक गई। तो ईरानियन गवर्नमेंट पॉपुलर भी थी, रेवोल्यूशन पॉपुलर भी थी, पर हल्के हल्के जैसे वक्त गुजरता गया तो उसमें भी एलीट कैप्चर होने लगा, कुछ लोग कैप्चर करने लगे उसके बेनिफिट्स, और इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी हो नहीं पाई। ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज हो गया, पर अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज नहीं हो पाई, क्योंकि मार्केट को तवज्जो नहीं दी गई, और फिर हल्के हल्के सैंक्शंस भी आने लगे, तो वो भी बाइट करने लगे अमेरिका के सैंक्शंस। और तो दोनों का मिलके ऐसा प्रभाव पड़ा कि 2000s के दौर से अनपॉपुलर होने लगी सरकार। इतनी अनपॉपुलर हो गई कि इस्लाम भी अनपॉपुलर होने लगा। यानी कि अगर आप आज ईरान के शहरों में जाएं तो एक अच्छा तबका है, एग्जैक्ट तो कोई कह नहीं सकता कि वो 10 है, 20 है या 30% है, पर लोग कह रहे हैं एलीट में कि हमें नहीं चाहिए रिलीजियस। बहुत सारे लोग तो एथीस्ट भी हो गए हैं कुछ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अक्सरियत ऐसी हो गई है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि गरीब और गांव के लोग ऐसे हो गए हैं, पर ईरान के एलीट जो सिटीज़ में रहते हैं वो सेक्युलर तो हो गए हैं बेशक। अगर एथीस्ट नहीं भी हुए तो काफ़ी हद तक सेक्युलर हो चुके हैं। तो आपको अगर ये तख्ता पलट हुआ तो एक बहुत सेक्युलर गवर्नमेंट दिख सकती है ईरान में। ईरान में एथीस्ट इमेजिन कर पाना भी काफ़ी मुश्किल है। अगर आपको कहीं पे भी मज़हब को दफन करना है तो उस मुल्क में एक मजहबी सरकार ले आई है, एक धार्मिक सरकार ले आई है, बहुत जल्दी आपको धर्म वहाँ से मिटता हुआ दिखेगा। अभी के जो सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से लगाए गए, उसका कितना इस पे इम्पैक्ट माना जा सकता है? बहुत बड़ा असर है कि हालांकि मिसमैनेजमेंट और करप्शन तो है ही, एलीट कैप्चर तो है ही ईरान में, पर इसमें बहुत बड़ा असर उसका है कि जो JCPOA एग्रीमेंट ट्रंप ने रद्द किया, कुछ अपने व्यूज़ की वजह से भी, कुछ प्रो इज़राइल लॉबी की वजह से और इज़राइल के प्रेशर की वजह से भी उसका बहुत बड़ा असर है। क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी आमदनी का, कुछ लोग तो कहते हैं इतना आधे तकरीबन बजट उससे आता था गवर्नमेंट का। इतना असर पड़ गया। और उसकी सैंक्शंस की वजह से, जैसे इंडिया जैसे देश भी अब कहाँ, ईरान से तो हम नहीं खरीद रहे तेल, रशिया वगैरह ले रहा है। हम तो नहीं ले रहे, हालांकि हमें बड़ा सस्ता तेल दे रहा था ईरान, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कवर करता था टैंकर की, और इंश्योरेंस भी कवर करता था ईरान। तो हमें अमेरिका के प्रेशर में आके उनको मना करना पड़ा। और तो अभी कौन लेता है ईरान से, कौन कौन तेल? सिर्फ एक ही मेजर कस्टमर है इस वक्त, चाइना। चाइना ले रहा है तेल, सिर्फ चाइना। और सस्ता भी पड़ रहा होगा, अपनी शर्तों पे ले रहा होगा। बेशक, जिन सस्ती शर्तों पे रूस से मिलता है उतनी ही सस्ती या उससे भी ज़्यादा सस्ती शर्तों पे ईरान से मिलता है। चीन का तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है, बड़ा सस्ता तेल मिल रहा है चीन को, और उसके बावजूद
चीन तेल से हट रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये सस्ता तेल भी एक तरह की वल्नरेबिलिटी, एक तरह की कमज़ोरी है, एक तरह की हमारी एक्सपोज्ड रग है जिस पे कभी भी हमला हो सकता है। अमेरिका कर सकता है या कोई और ना, वैसे और किसी की तो हिम्मत नहीं है, बट अमेरिका कर सकता है कभी भी हमला, तो हमारी इकॉनमी बैठ जाएगी। तो वो प्लस हम बाहर पैसा भेजते हैं उस तेल को खरीदने के लिए, यानी हम अपनी मेहनत का कमाया हुआ माल बाहर भेजते हैं इस तेल को बाहर से अंदर लाने के लिए। तो क्यों ना अपनी मेहनत का माल अपने ही रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार, विंड पे खर्च किया जाए। हमारे मुल्क में हमारे लोग ही कमाएंगे, हमें ही फ़ायदा होगा। और दूसरा, हमारी ये एक्सपोज्ड रग जो है, वो एक्सपोज्ड जो हमारा तेल का जो व्यापार है उसमें सुरक्षा आएगी। अच्छा, आपने 2-3 बार करप्शन की बात की, तो ये कैसे पनपा? मतलब कितना करप्टेड है ईरान और करप्शन वहाँ पर कैसे आया? ईरान, अब ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि आप कहें कि भैया ये तो इस्लामी है, यानी हराम है ये तो बिल्कुल ऐसा है, ये जैसे जिना है। पर होता क्या है कि आदमी जब सरकार में आता है या उसके पास ताकत आती है तो उसके उसूल भी बदल जाते हैं। और खamenei खुद पर्सनली करप्ट हो या ना हो, उनके नीचे तो हैं लोग करप्ट। क्योंकि क्या होता है कि आपके पास जब ताकत आ जाती है ना बहुत ज़्यादा, तो और अकाउंटेबिलिटी होती, जवाबदेही होती नहीं, तो अच्छे से अच्छे आदमी का भी ईमान डगमगाने लगता है। जैसे कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, लॉर्ड सैल्सबरी कहते थे। तो वो ये चक्कर ये है कि हर आदमी इस बहती गंगा में हाथ धो रहा है, और जब अकाउंटेबिलिटी नहीं थी तो और भी ज़्यादा कर रहे थे। तो करप्शन है, सरकार में भी करप्शन है। सबसे ज़्यादा करप्शन, जैसे मतलब IRGC के टॉप रैंक्स में है, ईरानियन रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप रैंक्स में है। तो ये करप्शन जो है, इससे आम आदमी, आम नागरिक परेशान है, क्योंकि कुछ बिजनेसमैन और उनका तो फ़ायदा हो रहा है, पर हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा। और ये होता है किसी भी क्लोज सिस्टम में, चाहे आप पुतिन का रशिया उठा लें, चाहे ईरान उठा लें, चाहे आप कोई भी ओलिगार्किक सिस्टम उठा लें जिसमें क्रोनी कैपिटलिज्म है, उसमें एलिट कैप्चर ऑटोमेटिक है। जब ईरान की अपनी इंटरनल हालत इस तरीके की है कि उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, उसकी पर कैपिटा इनकम एकदम धड़ाम हो चुकी है, वैसे वक्त में हमें क्यों नज़र आता है कि ईरान मसीहा बनना चाहता है इस्लामिक देशों का? हमें देखने को मिलता है कि वो इज़राइल से लड़ाई लड़ ले रहा है, वो हमास को सपोर्ट कर रहा है, वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, वो ये यमन में हुती को सपोर्ट कर रहा है। फिर यहाँ पर वो पैसा क्यों लगा रहे हैं? यहाँ सपोर्ट करने में सब जगह पैसा लग रहा है। देन व्हाई आर दे डूइंग दैट? ईरान की एक तरह से आइडियोलॉजिकल मजबूरी भी थी और एक सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी भी थी। यानी कि ईरानियन गवर्नमेंट जो थी वो एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी। आयतुल्लाह खुमैनी जो थे वो एक काफ़ी आइडियोलॉजिकल आदमी थे, ठीक है। कुछ हद तक खमेनी भी वैसे आइडियोलॉजिकल हैं, पर उनसे ज़्यादा प्रैग्मेटिक हैं, उनसे ज़्यादा प्रैक्टिकल आदमी हैं। और वो आइडियोलॉजी जो थी वो थी कि अमेरिका ने हमारा और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का और इस्लामिक कंट्रीज़ का भी बहुत शोषण किया है, एक्सप्लॉयटेशन किया है। हम इसलिए अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, हम इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के भी ख़िलाफ़ हैं जो अमीर मुल्क हैं, और हम एक सॉलिडारिटी इस्टेब्लिश करेंगे थर्ड वर्ल्ड की भी और इस्लामिक मुल्कों की भी, और ईरान उसका लीडर होगा, और एक नया इस्लामिक सोशलिज्म हम अपने नेबरहुड में लाएंगे। इस्लामिक सोशलिज्म, इंटरेस्टिंग वर्ड है। तो इस्लाम का मैसेज भी काफ़ी हद तक एक सोशलिस्टिक मैसेज था। ये नहीं कि मार्केट ख़त्म कर दिया इस्लाम ने, बट इस्लाम में ज़कात, खैरात, ये जो कॉन्सेप्ट्स थे ये काफ़ी सोशलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स थे। तो इसका रीइंटरप्रिटेशन 19वीं सदी से शुरू हुआ और 20वीं सदी, और इसमें बहुत सारे थ्योरेटिशियन खुद ईरानियन ही थे जो ये सामने लाए, और भी थे, जैसे जमालुद्दीन अफ़गानी थे, और मोहम्मद इकबाल थे, और ईरान में भी अली शरीयती थे। बहुत सारे लोग थे जो इस कॉन्सेप्ट को कहते थे कि भाई हमें कुछ मॉरल्स चाहिए, और गरीबों का उद्धार होना चाहिए, और इस्लाम इसके लिए कहता है, और हमें वो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने चाहिए कि
किसी भी सोसाइटी की एक मॉरल फाउंडेशन होनी चाहिए, एक उसूली नींव होनी चाहिए, बुनियाद होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे फिर वो सोसाइटी बनेगी। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसको खोमेनी और खामेनेई सब ने अडॉप्ट किया, और एंटी अमेरिकनिज्म था। उसमें ये भी इंक्लूडेड था एंटी इजराइल, एंटी ज़ायनिज़्म, क्योंकि उनको लगता था कि इजराइल जो है वो एक कॉलोनियल पावर है, जो एक वेस्टर्न पावर है। बेसिकली जो आए वो लोग ज़्यादातर यूरोपियन ज्यूज़ थे। उन्होंने आके इन ताकतवर अमीर लोगों ने, जिनके पास हथियार थे, एक गरीब थर्ड वर्ल्ड के लोगों को, जो बेसिकली बैकवर्ड लोग थे, फ़लस्तीनी या लोकल अरब, उनको डिस्प्लेस किया है, अपनी ताकत से उनकी ज़मीन छीनी है, उन पे जुल्म करते हैं। तो उनको भी अपोज करना, और ये एक अमेरिका की आउटपोस्ट भी है, यानी कि इजराइल को वो अमेरिका का एक कॉलोनी और आउटपोस्ट मानते थे, कॉलोनियल आउटपोस्ट, एक सेटलर कॉलोनी मानते थे। तो उसको भी अपोज करना एक हमारा उसूल है। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि ये खोमेनी जो थे, जो पहले रूलर थे और लीडर थे 1979 में, खमेनी से पहले, क्या टेन्योर था उनका? 79-89, 10 साल। वो भी उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया ऑफिस ऑफ विलायत फ़क़ीह, जो सुप्रीम लीडर का ऑफिस होता है, वही खमेनी ने टेक ओवर किया उनके बाद। और अब तक खमेनी 89 से, अब आप समझ लीजिए कि 36 ईयर्स हो चुके, नहीं 36 नहीं, सॉरी 26 + 10 11 37 ईयर्स हो चुके हैं। तो खमेनी को टेक ओवर किए हुए तो 2 ही लीडर रहे सुप्रीम लीडर आज तक ईरान के। ये थोड़े और प्रैग्मेटिक थे, खामेनेई जो थे ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, पर फिर भी आइडियोलॉजिकल थे, और ज़्यादा बदल नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता था कि ज़्यादा बदलेंगे तो रेजिम कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो लोग, और कुछ लोग इसमें बिलीव भी करते थे, कुछ रेजिम के फॉलोअर्स, कुछ लोग आर्मी में, कुछ क्लर्जी में लोग इसमें बिलीव करते थे। तो उसको करेंगे तो हमारी बुनियाद ही ख़त्म हो जाएगी, हम हैं क्यों, फिर हम में और किसी और में फ़र्क ही क्या है। तो सपोर्टर्स भी हमारे हट जाएंगे पीछे। तो एडजस्ट करते रहे, पर मोर और लेस उस आइडियोलॉजी को रखा, और अब वो उनको भारी पड़ रही है, क्योंकि उस आइडियोलॉजी की वजह से ट्रंप की दुश्मनी, अमेरिका की दुश्मनी लेनी पड़ी। और ट्रंप को भी याद रहा वो सारे दौर 79-80 का, जब अमेरिकन हॉस्टेजेस लिए, ये वो हॉस्टेजेस इसलिए लिए क्योंकि अमेरिका ने ईरान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फ्रीज कर दिए थे। बहुत सारे रिजर्व्स अमेरिकन बैंक्स में थे, यूएस डॉलर्स में थे, तो वो फ्रीज कर दिए थे, अमेरिका ने अलाउ नहीं कर रहा था। तो एक तरह से उन्होंने हॉस्टेजेस लेके उससे बार्टर करने की कोशिश करी, ट्रेड करने की कोशिश करी। तो वो भी खटाई में पड़ गया। एंटी अमेरिकनिज्म उनको बाद में आके, जैसे कहते हैं, इट केम बैक टू बाइट देम। और ये भी जो इजराइल के ख़िलाफ़ जो पॉलिसी ली, वो भी उनको भारी पड़ी। और इस पॉलिसी के तहत उन्होंने ये सारे वो बनाए, जिसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ये ग्रुप्स जो गुट जो बने। और एक और वजह से भी बने कि वो बाकी जो अरब कंट्रीज़ थे, जो एलाइज हैं अमेरिका के, यानी कि सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन एट्सेट्रा, उनको भी ये अमेरिका के पिट्ठू, इजराइल के पिट्ठू मानते थे, और उनके अगेंस्ट भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। जैसे ये अरब ब्लॉक या सुन्नी ब्लॉक भी कभी कहते हैं, तो उनके अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये समझते थे कि इन कंट्रीज़, इन ग्रुप्स को सपोर्ट करके हम एक तरह से शिया रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, एंटी इजराइल, एंटी अमेरिकनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। पर पता ये चलता है कि शायद ये गलती थी। बहरहाल अभी तो यूएस एलाइज, मतलब सऊदी अरेबिया और ये अपना यूएई, ये दोनों की भी अभी तो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रही है। यमन पे ये दोनों भी टक्कर पे आ गए। कुछ समझिए, इतना इंटरेस्टिंग, क्या बोलना चाहिए इसको शब्द, इस समय इंटरनेशनल रिलेशंस इतने ज़्यादा अजीब हालात में पहुंच चुके हैं कि किसी बात से किसी से झगड़ा हो रहा है, और फिर वो किसी पे पैक्ट पे साथ भी मौजूद हैं, फिर पता चलता है अगले दिन फिर कुछ हो गया। तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। बहरहाल ईरान के पास ये हिम्मत कहाँ से आ रही है कि वो अमेरिका जैसे देश से, मतलब लड़ता तो ही है ना, अभी 12 डे वॉर उसने लड़ी ही, और ऐसा नहीं कि हथियार डाल दिए, हिम्मत से लड़ा। तो इसमें सवाल ये है, 2 सवाल इसको फिर से मैं करूँगा। पहला ये कि उसके पास ये हिम्मत कहाँ से आ रही है कि वह अमेरिका जैसे देश से लड़ने की कोशिश कर लेता है, हार नहीं मान रहा, सरेंडर नहीं कर रहा। और दूसरी चीज़ कि क्या अमेरिका को इस वक्त सबसे मुफीद समय लग रहा है कि वो ईरान में जो करना चाहता है वो कर पाएगा, क्योंकि कमज़ोर है इस वक्त। हिम्मत तो जो जैसे मैंने बताया वो इसलिए आ रही है क्योंकि
एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है कंटिन्यूटी का रेजीम का, और ऊपर से आदेश आ रहा है ख़ामेनेई से। नीचे तो लोग करना चाहते हैं समझौता, पर अमेरिका ने भी ऐसी शर्तें रखी हुई हैं, शायद इसलिए कि इसराइल का प्रेशर है और इसराइल लॉबी का प्रेशर है, जो फंडर्स हैं अमेरिकन इलेक्शंस के। कुछ इस वजह से हो सकता है कि खुद ट्रंप के जो मैंने बताया 79-80 की यादें हैं, कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं अमेरिका ने और इसराइल ने कि पूरा सरेंडर मांगते हैं। यानी कि ये नहीं कि सिर्फ आप ये नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे, पर न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा ख़त्म होगा, इंस्पेक्टर्स आपके घर में घुस के चेक करेंगे हर जगह, उनको कहीं रोकथाम नहीं होगी, एक एक ग्राम न्यूक्लियर मटेरियल वहाँ से निकाला जाएगा ईरान से। तो ऐसी ह्यूमिलिएटिंग शर्मिंदा करने वाली शर्तें रखी हैं कि कोई विकल्प नहीं है, कि मानना भी मुश्किल है। अगर मानेंगे तो रेजीम की पूरी साख क्या और इकबाल तो बहुत बड़ी चीज़ है, वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, इज़्ज़त ही ख़त्म हो जाएगी पब्लिक की आंखों में। तो ऐसी शर्तें रखी हैं कि वो करें भी क्या, और उसके बगैर वो सैंक्शंस हटाएंगे नहीं। और कोई इकोनॉमिक प्लान भी नहीं है गवर्नमेंट के पास अपनी इकोनॉमी इंप्रूव करने का। बातचीत के मतलब कुछ कोई रास्ता, कोई चैनल छोड़ रखा होगा ईरान अमेरिका के बीच में, बातचीत का कोई चैनल खुला है? अगर वो इन शर्तों को नहीं मानेंगे तो कोई चैनल नहीं खुला। ये शर्तें माने तो बातचीत हो सकती है आगे। बेसिकली अब एक डेड एंड आ चुका है, बातचीत भी तकरीबन के करीब ख़त्म ही हो चुकी है। तो इसीलिए ये सारे ग्रुप्स को सपोर्ट करता था ईरान कि भैया इनसे हम अपना एक्सर्ट कर सकते हैं। इसराइल पे भी प्रेशर, एक तरह से एक बैलेंस ऑफ पावर रहेगा, इसराइल भी डरता रहेगा हमसे, अमेरिका भी डरता रहेगा हमसे, हिजबुल्ला से एटसेट्रा, हमारी मिसाइलों से ये वो। पर एंड में ये गलत साबित हुआ। उससे बहुत बेहतर होता कि वो सीधे न्यूक्लियर वेपन्स के लिए दौड़ लगाते। अब लोग कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स के लिए सही टाइम पे ईरान पूरी तरह से दौड़ लगाता तो आज सेफ़ होता, जैसे नॉर्थ कोरिया सेफ़ है। और क्योंकि वो नहीं है उसके पास, इसीलिए उसका शोषण हो पा रहा है, इसीलिए उस पर हमले हो पा रहे हैं। और वो कर तो रहा है मुकाबला, जो बेचारों के पास जो भी बचा कुचा हथियार है उसके साथ, जो 12 दिन की जंग है, पर उस तरह से नहीं कर पा रहा जैसे कर पाता अगर उसके पास नहीं, बल्कि हिम्मत ही नहीं होती उनकी हमला करने की। जैसे नॉर्थ कोरिया पे कोई हिम्मत नहीं है अमेरिका की, ना इसराइल की, ना किसी की, ना जापान की। अगला सवाल यही था कि अमेरिका क्या इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए कुछ कर सकता है, कुछ वहाँ पे और बड़ा कुछ प्लान कर सकता है क्या? क्योंकि इस वक्त अंदर से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग मुखालफत कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा जुर्म इस दुनिया में कमज़ोर होना है। और क्योंकि ईरान इतना कमज़ोर है इस वक्त, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं सड़क पे, इसराइल और अमेरिका एक बार हमला भी कर चुके हैं, फिर से बात करने गए, कन्विंस करने गए नेतन्याहू ट्रंप को। इस दफ़ा उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल ख़तरा है, हमारी जान को ख़तरा है, पर इस बार वो कह रहे हैं कि उनका ईरान का न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम भी हमारे लिए जान को ख़तरा है, यानी मिसाइल भी प्रोग्राम ख़त्म करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं हम फिर से करेंगे, हम श्योर नहीं है कि न्यूक्लियर भी ख़त्म हुआ, हम चाहते हैं कि मिसाइल भी ख़त्म हो जाए, तो हम फिर से हमला करेंगे, आप हमारे साथ करिए हमला, अमेरिका से कह रहे हैं वो नेतन्याहू। और ट्रंप ने जो पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए हैं वो नेतन्याहू के समर्थन में दिए हैं कि वो फिर से करना चाह रहे हैं वो। बल्कि उन्होंने एक ट्वीट ये भी किया कि अगर आप ईरानियंस को एड्रेस करते हुए कि अगर आप प्रोटेस्टर्स पे फायरिंग करेंगे तो हम भी लॉक्ड एंड लोडेड हैं, हम भी आपके ऊपर। अब हो सकता है ये बंदर भपकी हो, और पर एक तरह से प्रेशर डाल रहे हैं वो ईरान की सरकार पे। और जो वेनेजुएला में हुआ है उसको देख के दबाव में है, दबाव में तो है वो। तो इसलिए अगर वेनेजुएला का जो ये कांड किया है अमेरिका ने, ये सक्सेसफुल रहा, ये कामयाब रहा, और वहाँ पे कोई ज़्यादा अफरा तफरी नहीं हुई और अमेरिका का पैसा और खून खर्च नहीं हुआ, तो फिर आप ये देख सकते हैं कि क्यूबा और ईरान पे भी ये फार्मूला अप्लाई जा सकता है। वेनेजुएला लैब टेस्ट की तरह काम कर रहा है ना अमेरिका के लिए। एक लैब टेस्ट भी है और एक रोड क्या कहते हैं, रोड ब्लॉक भी है। तो अगर इसको साफ कर दिया तो फिर आगे देखिए क्या होता है। क्या रियलिटी आफ्टर दिस 12 days वॉर, क्या रियलिटी है अभी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ईरान के? तो ईरान के जो ये कहा जा रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो अटैक तो किए थे, अटैक किया,
और कुछ ओवर द ग्राउंड जो था उसको डिस्ट्रॉय भी किया और जो एंट्रेंसेस थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई उन अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ की। पर कह रहे हैं कि शायद अंडरग्राउंड जो मटेरियल ऑलरेडी रिफाइंड था वो नहीं डिस्ट्रॉय हुआ। और कुछ हिसाब तो ये भी है कि हो सकता है जो मटेरियल के अलावा जो जिन चीज़ों में वो मटेरियल प्रिपेयर होता था, जो उनके सेंट्रीफ्यूग्स थे, स्पिनिंग सेंट्रीफ्यूग्स, वो भी शायद बच गए और ईरान फिर से उनको खड़ा कर सकता है। और वो इसलिए कह पा रहे हैं लोग क्योंकि मिसाइल प्रोग्राम फिर से खड़ा हो गया। यानी कि मिसाइल का मटेरियल भी आ गया चाइना से और मिसाइल असेंबली प्रोडक्शन भी फैक्ट्रीज रीअसेंबल हो गई 6 महीने के अंदर। यानी कि ईरान दौड़ रहा है पूरी स्पीड से मिसाइल की तरफ, क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ यही बचा सकता है उसको। तो वो अंडर द रेडार, जो शायद अमेरिका और इजराइल को दिख रहा होगा पर हमारे लिए अंडर द रेडार है, वो फुल स्पीड पे दौड़ रहा है अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी रिस्टोर करने के लिए। तो अगर मिसाइल कैपेबिलिटी रिस्टोर करने के लिए दौड़ रहा है तो हो सकता है न्यूक्लियर में भी कुछ ना कुछ कर रहा हो सकता है। ये IRGC जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, ये इनका क्या रोल है और ये कैसे फंक्शन करते हैं? क्या ये सिर्फ बाहर से इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सिक्योर करते हैं, ये वहाँ की जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको सिक्योर करते हैं? मतलब व्हाट्स द रोल ऑफ IRGC इन ईरान सेटअप? IRGC जो थी वो एक स्पेशल कोर बनी, डिवीज़न बनी, जो आर्मी, रेगुलर आर्मी से हट के है। क्योंकि कहीं पे भी एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है और रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट होती है तो उसको अपनी सिक्योरिटी फिक्र होती है और वो फौज पे कंट्रोल करना चाहती है। मिसाल के तौर पे चीन में जो है फौज जो है, आपको जान के आश्चर्य होगा, चीन की फौज चीन के लिए नहीं है। चीन की फौज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की फौज है और जो वो शपथ लेती है, जो ओथ लेती है, वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के डिफेंस में लेती है, चीन के डिफेंस में नहीं लेती। इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। जो एक फ़ौज होती है उसको हमेशा एक देश के लिए होना चाहिए, एक पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए। इसी तरह से ईरान की फ़ौज भी ईरान के फेवर में, मतलब पार्टी के भी फेवर में थी, पर उसको इतना वो ट्रस्ट नहीं करते थे। तो उन्होंने एक स्पेशल हार्डकोर सुपर लॉयल फोर्स बनाई जिसको IRGC कहते हैं वो। इसी तरह से जैसे SS बनी थी जर्मनी में हिटलर के अंडर, SS एक ख़ास फ़ौज थी जो सिर्फ पर्सनली हिटलर के लिए प्रोटेक्शन की शुरुआत हुई और फिर उसके पर्सनल बॉडीगार्ड से वो फिर एक फ़ौज में कई डिवीज़न बन गए उसके। तो इसी तरह से IRGC है। तो वो एक जो है उनकी ख़ास प्रेटोरियन गार्ड की तरह है। पर अब वो ज़्यादातर इकोनॉमी को भी कंट्रोल करते हैं और ज़्यादातर न्यूक्लियर फोर्सेस को भी, और स्पेशल एडवाइज़र भी हैं खamenei के लिए। और जैसे मैंने बताया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कुछ हद तक वो कंट्रोल करने लगे। अच्छा, तो ये जो इस समय जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनको दबाने का काम कौन कर रहा है? वहाँ की पुलिस कर रही है, वहाँ की आर्मी कर रही है, IRGC कर रही है, कौन कर रहा है? IRGC भी कर रही है, आर्मी भी कर रही है, पुलिस भी कर रही है, और एक ख़ास फोर्स है बसीज करके, जो मिलिशिया है यूथ की। मतलब यूथ के, उनमें हर वक्त उनके पास वेपन्स, लीथल वेपन्स होते हैं, कभी नहीं होते, पर उनके पास डंडे होते हैं बहुत, और कभी कभी वेपन्स भी होते हैं। बसीज करके एक यूथ मिलिशिया है गवर्नमेंट की, वो बहुत तादाद में वो भी करती है, वो प्रोटेस्ट को रोक रही है। करेक्ट, वो मारपीट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कितना फ्रैक्शन होगा, मतलब अगर मान लीजिए 100% में कितनी पॉपुलेशन होगी जो अब उकता चुकी है रिजीम से? ये कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, क्योंकि एक तो रूरल पॉपुलेशन है जिसपे, और पुअर अर्बन पॉपुलेशन है जिसपे पहले 25 साल रजीम, बल्कि 30 साल 35 साल रजीम के करम भी रहे हैं, यानी रहम भी रहा है उनका, उन्होंने मदद भी की है, वहाँ एजुकेशन भी की, तो उसकी वैल्यू है उनको कि भाई हम शाह के अंडर हमें गरीब थे और अब हमें इन्होंने सब कुछ दिया, एजुकेशन, हेल्थ, ये वो दिया है। तो उनमें कुछ लॉयलिस्ट भी हैं और कुछ ऐसे मज़हबी लोग भी हैं जो उनमें से जो सपोर्ट करते हैं रजीम को, कुछ लोग न्यूट्रल हैं। पर अब काफ़ी तादाद में अर्बन एलीट तो ख़िलाफ़ है गवर्नमेंट के, अर्बन मिडिल क्लास भी हल्के हल्के ख़िलाफ़ होता जा रहा है, जो उनकी माली हालात हैं, और कुछ गरीब भी, जिनके इस बार जो प्रोटेस्ट हुई उसमें काफ़ी वर्किंग क्लास एरिया से लोग निकले हैं, क्योंकि उन पे भी बहुत ज़्यादा तेल और चावल के भाव का असर है, खाने पीने का, रोटी दाल का भाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो वो तो अब गरीबों में भी एक तिलमिलाहट है। ऊपर से कुछ माइनॉरिटीज़ भी हैं जिनको दबा के रखा हुआ था, यानी बलोच हैं, वहाँ पे भी एक बलूचिस्तान है,
अरब हैं कुछ जो इराक के बॉर्डर पे हैं, कुर्द हैं जो नॉर्दर्न एरियाज़ में हैं, तो उनमें भी एक तरह की एक हलचल है। वो भी टाइम टू टाइम उठते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, मारे जाते हैं, बॉम्बिंग भी करते हैं। अब बातचीत को लगभग ख़त्म करने की दिशा में हम बढ़ते हुए ये समझना चाहेंगे कि जो कल्चर है वहाँ का, ईरान का, हमारे सामने वो तस्वीरें भी हैं जब हम ईरान के बारे में पढ़ते हैं या समझते हैं जिसमें कि हमें बहुत प्रोग्रेसिव वो देश दिखता है उस दौर में, जिस दौर में दुनिया उतनी प्रोग्रेसिव नहीं थी। हमें महिलाएं दिखती हैं जो अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रही हैं। वहाँ से एक कंट्री रिग्रेसिव होती है, वहाँ से लोगों के हक और लोगों की अपनी पर्सनल लिबर्टी को ख़त्म किया जाता है। फिर हम अभी 2021 का ईरान देखते हैं। तो ये पूरा बदलाव कैसे आया और पब्लिक ने इसको कैसे एक्सेप्ट कर लिया, उन महिलाओं ने इसको कैसे एक्सेप्ट कर लिया जो अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रही थी। फिर उनके ऊपर एक धार्मिक वो थोप दिया गया रूल और फिर उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या इसका विरोध नहीं हुआ? देखिए, जो आपको दिख रहा था कि बहुत आज़ादी है, वो एक एलीट तबके के लिए थी। अच्छा। उसमें कम महिलाएं थीं क्योंकि वो माइनॉरिटी थी, वो एलीट थे। ज़्यादातर औरतों के लिए उस वक्त भी कोई ऐसी आज़ादी नहीं थी क्योंकि वो अपने गली मोहल्लों में रहती थीं, गुर्बत में, और उनमें से बहुत सारी औरतें पर्दा करती थीं उस वक्त भी। तो ऐसा नहीं था कि सबके लिए ये आज़ादी थी। दूसरी बात ये है कि जब रेवोल्यूशन होती है ना, तो अक्सर कई पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, पर उनमें से एक सब पे हावी हो जाती है। मिसाल के तौर पे जब रशियन रेवोल्यूशन हुई तो बोल्शेविक नहीं थे सबसे बड़ी पार्टी, एक्चुअली मेंशेविक्स थे। बोल्शेविक्स क्योंकि आर्म्ड थे, उनके पास हथियार थे, तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो एक मुल्क में जब तख्ता पलट होता है तो जो पावरफुल फोर्स होती है वो होती है जिसके पास ताकत होती है, उस वक्त वेपन्स होते हैं। इसी तरह से ईरान में शाह ने कोई डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन छोड़ा नहीं था। सिर्फ जो ऑपोजिशन था वो क्लर्जी से था और कुछ सोशलिस्ट भी थे, पर सोशलिस्ट के पास कोई लीडर नहीं था। तो सब एक फिगर हेड के आसपास आ गए। वो सब इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं चाहते थे, पर सोशलिस्ट भी थे, जैसे मैंने उनमें कहा, और भी थे, डेमोक्रेट्स भी थे, पर उनको कोई फिगर हेड नहीं मिल रहा था जिसके आसपास रेवोल्यूशन हो सके। जो आपको आज दिख रहा है कि आज कोई फिगर हेड नहीं है ईरान में जिसके आसपास लोग इर्द गिर्द आ सकें। कुछ लोग शाह के बेटे को कह रहे हैं, पर वो इज नॉट दैट पॉपुलर फिगर हेड, यू नो, पहलवी के, रज़ा शाह पहलवी के बेटे। बट इसी तरह से खुमैनी बिकेम दैट फिगर जिसके आसपास लोगों का एक हुजूम हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया। और पर जब उन्होंने टेक ओवर किया तो उन्होंने सिर्फ उसको इस्लामिक रेवोल्यूशन बना दिया, सिर्फ अपनी पार्टी का रेवोल्यूशन बना दिया, और बाकी सबको हटा दिया, कम्युनिस्टों को मार दिया, ये वो करके वो कंट्रोल में आ गए। तो अथॉरिटेरियन रिजीम थी, कुछ पॉपुलैरिटी भी थी और कुछ ताकत भी थी जिसके अगेंस्ट औरतें या कोई और प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था। हल्के हल्के जब लोग उकताने लगे और सड़कों पे नौजवान ये सब आने लगे, तो फिर औरतें भी आने लगी ज़्यादा तादाद में रजीम के ख़िलाफ़। और अब रजीम ने थोड़ा ईज़ ऑफ कर दिया है, यानी कि अब वो इतनी स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं करते सर का पर्दा और ये वो सर ढकना। अच्छा, मुंह का पर्दा तो था ही नहीं, बट सर का पर्दा भी अब इन्फोर्स नहीं। अब आप फोटो देखेंगे तो, क्योंकि रजीम इतनी कमज़ोर हो चुकी है और उसको पता है कि भैया पब्लिक को अपनी तरफ रखना है कुछ, इसीलिए वो कुछ प्रोटेस्ट भी अलाउ कर देते हैं कुछ हद तक, क्योंकि उनको पता है कि ये एंगर जो है उसके लिए कुछ रिलीज चाहिए, जैसे प्रेशर कुकर को रिलीज चाहिए होता है, नहीं तो ये फट जाएगा प्रेशर कुकर और हम भी इसकी लपेट में आ जाएंगे। तो वो कुछ औरतों पे भी ऐसा नहीं कर चुके हैं। ये वो इसलिए नहीं किया है कि उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई, बल्कि इसलिए किया है कि वो पॉलिटिकली प्रैग्मेटिक हो गए। उनको पता है कि ये ज़्यादा करेंगे तो फट जाएंगे। मतलब इनके विकल्प धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जिसमें कि जिस तरीके से वो चलाना चाहते हैं चीज़ों को वैसे चला पाएँ। बिल्कुल सही। आगे आने वाले समय में क्या ये प्रोटेस्ट बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो शाह के बेटे हैं उन पर हम देखें कि कोई कार्रवाई हो रही हो क्योंकि पनपने ही ना दिया जाए, या क्या इसमें और बाकी मुल्क आकर के कुछ इंटरवीन करेंगे, और क्या खamenei की जो सत्ता है उस पर किस तरीके की आंच आ सकती है? देखिए, अभी तक ये जो लेटेस्ट प्रोटेस्ट हैं ये इतने बड़े नहीं हैं जितने पिछले प्रोटेस्ट थे। मिसाल के तौर 2022 का या 2008-9 का, उस तादाद में लोग नहीं आए। कम लोग आए, बाज़ार के लोग आए कुछ, और कुछ वर्किंग क्लास लोग आए हैं। और ज़्यादा प्रोटेस्ट छोटे शहरों में रहा है, पश्चिमी वेस्टर्न ईरान में। ईस्टर्न ईरान, सेंट्रल ईरान में उतना नहीं है प्रोटेस्ट, और छोटे शहरों में ज़्यादा है, बड़े शहरों में कम है प्रोटेस्ट, और ईरान तेहरान में कम है। तो पता नहीं क्या डायरेक्शन लेगा। अगर माली हालात ऐसी ख़राब होते रहे
और मुझे लग रहा है सरकार के पास जो विशेषज्ञ है वो कह रहे हैं कि कोई और विकल्प भी नहीं है, कोई और ऑप्शन भी नहीं है सरकार के पास कि इकोनॉमी को जल्दी इंप्रूव कर दें, क्योंकि इंप्रूव करने के लिए अमेरिकन सैंक्शंस हटने हैं, उसके लिए एग्रीमेंट होना है, आपको उन शर्तों पे एग्री होना है, ह्यूमिलिएटिंग है वो। तो सिचुएशन इंप्रूव होती हुई लग नहीं रही है जल्दी फिलहाल। ये प्रोटेस्ट इतने बड़े नहीं, पर ये अगर बढ़ते गए प्रोटेस्ट तो हाँ खतरा है, क्योंकि उसके साथ अमेरिका और ईरान का अटैक का खतरा भी मंडरा रहा है, और कोई इसके आसपास कोई सलूशन भी नहीं लग रहा है इकोनॉमिक ईरानियन गवर्नमेंट के पास। तो क्या ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल साबित होंगे, कह नहीं सकते, बट ईरानियन गवर्नमेंट एक क्लॉक पे तो सेट हो गई है, यानी कि एक टाइम सेट हो गया है उनके जाने का। अब वो टाइम शुरू हो गया है, अब वो कब ख़त्म होगा एग्जैक्टली पता नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत साल रह गए हैं इस रजीम के पास। वो टाइम पूरा होने के बाद क्या शक्ल नज़र आ रही है? उससे मुझे ख़तरा लग रहा है, उससे डर लग रहा है कि क्या होगा, कि किस तरह से मैनेज होगा। मेरी उम्मीद ये है कि रजीम जो है या उसके जो बच्चे कुचे कारकुन हैं और फौज है वो इसको ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करें। अगर सिविल वॉर हो गई, अगर जो हैं उन्होंने रेजिस्ट किया तो बहुत खाना जंगी और खून बह सकता है। तो सिविल वॉर लड़ेगा कौन? दूसरा पक्ष है कहाँ पे? मतलब दूसरे पक्ष के पास हथियार, दूसरा पक्ष उतना बड़ा, ये आपने बहुत पते की बात कही है कि दूसरे पक्ष के पास हथियार हैं ही नहीं इस वक्त। पर अगर स्प्लिट हो गया, यानी फौज में ही स्प्लिट हो गया या सरकार में ही स्प्लिट हो गया, तो दूसरा पक्ष निकल सकता है। बट यू आर राइट कि दूसरा पक्ष है नहीं, इसी वजह से अब तक कुछ हो भी नहीं पाया ज़्यादा, क्योंकि दूसरा पक्ष जो है, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो अक्सर जो होते हैं वो निहत्थे होते हैं, अनार्म्ड होते हैं, और सारे हथियार सरकार के पास ही होते हैं। पर क्या पता अगर कल खamenei मर गए या उनको कोई जानलेवा बीमारी हो गई, कैंसर हो गया। उम्र कितनी है खamenei? 86 के हैं, तो उनका सक्सेसर संभाल पाएंगे या नहीं? कौन है सक्सेसर उनका? अभी तक नुमाइंदा कुछ उन्होंने डिसाइड नहीं किया। 2-3 ऑप्शन हैं, उनमें से एक उनके बेटे भी हैं और 2-3 और लोग हैं, तो अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। पर अगर वो मर गए या अगर हल्के हल्के पेजेश्कियान के पास पावर आ गई अगर वो बीमार हो गए, तो पेजेश्कियान थोड़े से मॉडरेट हैं, और तो हो सकता है वो कुछ चेंजेस लाए रिफॉर्म के। पर अक्सर ये होता है कि जब रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं तो और ज़्यादा प्रोटेस्ट पनप जाते हैं और भड़क जाते हैं, जैसे गोर्बाचोव ने देखा। जैसे खासतौर से ऐसे हालात में जब ऑलरेडी चीज़ें बहुत ही फ्रेजाइल हैं, तो उसमें विस्फोट भी हो सकता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये मेरे दिमाग में आई कि डॉलर को की वजह से बेसिकली ये पूरा हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर डॉलर की कीमतें मतलब उनके रियाल गिरा, डॉलर की कीमत बढ़ी। हमारे यहाँ पे भी देश में काफ़ी इस पे चर्चा होती रहती है। बहरहाल बहुत डिफरेंस है इंडियन रुपी और डॉलर के बीच में, लेकिन फिर भी होती रहती है कि रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है। तो ये अगर हम कोरिलेट करके समझने की कोशिश करें तो हमारे लिए एज अ कंट्री क्या सीख है और क्या हम इससे ले सकते हैं जो ईरान में इस वक्त हो रहा है? जो ईरान में हो रहा है और वेनेजुएला में हो रहा है और क्यूबा में हो रहा है, इस सब से एक ही सीख है हमारे लिए कि अपने मुल्क को अंदर से ताकतवर करो, उसको कमज़ोर नहीं करो। पॉपुलेशन को बांटना नहीं चाहिए, पॉपुलेशन का पूरा सपोर्ट होना चाहिए सरकार के लिए पूरी, ताकि अंदर कोई ऐसा तबका नहीं हो जो अपने आप को दबा हुआ महसूस करे या सैबोटाज करने की कोशिश करे या आपके ख़िलाफ़ हो। और अपनी माली हालात बेहतर करो, उस पर फोकस करो। अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर ही आपकी मिलिट्री सिचुएशन और आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन निर्भर है, डिपेंडेंट है। और इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, ताकि किसी को ऐसा नहीं लगे कि उसको वंचित किया जा रहा है किसी तबके को। ईरान ने ये नहीं किया, वेनेजुएला ने ये नहीं किया, और इसीलिए उनके अंदर प्रोटेस्ट हुई। और ईरान में जैसे मैंने बताया बहुत सारी माइनॉरिटीज़ भी हैं जो फील कर रही हैं कि वो ऑप्रेस्ड हैं। तो ये एक कमज़ोरी का मतलब मुल्क बढ़ता है अंदर से और कमज़ोर होता है, तभी बाहर वाले घुस पाते हैं और उसका फ़ायदा ले पाते हैं। तभी अमेरिका और इजराइल ईरान के केस में, और अमेरिका वेनेजुएला के केस में और क्यूबा के केस में, क्योंकि उनको पता है कि वो कमज़ोर हैं। तो इस दुनिया में एक ही गुनाह है, कमज़ोर होना, जैसे मैंने आपसे कहा। और जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं वो ताकतवर होते हैं क्योंकि वो अंदर से ताकतवर होते हैं। वो हमेशा, आपने देखा होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीतते हैं वो, क्योंकि अंदर से उनकी पब्लिक सपोर्ट करती है सरकार को, फौज को, सबको।
ज़रूरत पड़ने पे पता चले अंदर ही लोग अगर बट गए तो फिर आपके लिए लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह से अपनी इकोनॉमी को भी क्रोनी कैपिटलिज्म में मत बदलने दो, क्योंकि उसमें कुछ तबके का फ़ायदा हो जाता है, पर ज़्यादातर लोग गरीब रहते हैं और वो फिर स्ट्रांग नहीं हो पाता। मुल्क तभी स्ट्रांग होता है जब गरीब अमीर बनता है, जब एक मध्य वर्गीय आदमी के हालात बेहतर होते हैं, तो वो फिर आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, टैक्स देता है, उस टैक्स से ही तो फौज बनती है। और यहाँ इनइक्वालिटी रिपोर्ट ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान में 1% व्यक्ति जो है वो 40% वेल्थ को अपने पास रखता है। बिल्कुल। तो ये कई सारे वाजिब सवाल हैं और हमें एज अ कंट्री आईआर इसलिए समझना और पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि उससे हम क्या सीख ले सकते हैं और अपने आगे आने वाले दिनों के लिए हम कैसे तैयार हो सकते हैं। जब हमें भी ट्रम्प से हर दूसरे तीसरे दिन बातचीत करनी पड़ती है, जब हमें चीन के साथ बात करनी पड़ती है, हमारे आसपास के जो देश हैं साउथ एशिया में, उसमें अपने आप हम देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, कई सारे और भी जो देश हैं। तो वैसे में आपको आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना चाहिए, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए ट्रस्टेड सोर्सेस से। तो हमने उसी दिशा में कोशिश की है, ये जो बातचीत है। बाकी अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपने इससे क्या सीखा, क्या समझा। इसी तरह के और भी हम शोज़ आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और सर का जो चैनल है यूट्यूब, अगर आपको आईआर में इंटरेस्ट है तो वहाँ पर जाइए और उसे भी सब्सक्राइब करके आप आईआर समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।